Guys, welcome to Physio Vigyan. Today we are going to study about contrast bath therapy. What is contrast bath therapy? How to apply and when to apply. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, contrast bath therapy contrast से ही समझ में आ रहा है कि दो डिफरेंट एक स्पेक्ट्रम के अपोजिट एंड की चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है सेम टाइम पे. ठीक है, बाथ मतलब कि ऑब्वियसली वाटर का यूज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए. ठीक है, तो कंट्रास्टिंग वाटर का यूज हो रहा है थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए. नाम से ही क्लियर है कि क्या हो रहा है, राइट? तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव इमर्जन ऑफ अ बॉडी पार्ट इनटू हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड मतलब ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रास्ट वाटर टू क्रिएट अ वैस्कुलर पंपिंग. अब क्या होता है कि देखिए, हॉट वाटर एप्लीकेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, उससे क्या होता है, वैसो डायलिटेशन होता है. हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप गर्म पानी की सिकाई करिए, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा. ठीक है, मसल रिलैक्सेशन होगी, इससे हीलिंग प्रमोट होगी. तो हॉट वाटर बताते हैं. और कोल्ड वाटर हम किस लिए बताते हैं कि आपकी जो है इंजरी ठीक होगी, बेटर होगी, वूंड हीलिंग जल्दी होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, पेन कम होगा, तो उसके लिए हम कोल्ड वाटर देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसमें आपको दोनों साइमल्टेनियसली देना रहता है. ठीक है, इसीलिए इजाद हुआ कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का. अब इसमें क्या करते हैं जनरली, मान लीजिए कि एक ये एपरेटस है या ये टब है. ठीक है, जनरली जो उस क्लिनिक्स में या सेटअप्स में जो यूज़ होता है वो पूरा का पूरा सेटअप आता है. तो दो उसमें चेम्बर रहते हैं जिसमें कि आप वो कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं कि कितना आपको टेम्परेचर चाहिए. टेम्परेचर आपने उसमें फीड कर दिया, पानी इसमें फिल रहता है. अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपना जो अफेक्टेड लिम्ब है जिसमें कि हमको कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी देनी है, उसमें 1 by 1 पहले हॉट में डाला, फिर कोल्ड में डाला, फिर हॉट में डाला, फिर कोल्ड में डाला. इस तरीके से कराते हैं. इसी चीज़ को अगर हमको घर में करवाना हो तो हम क्या पेशेंट को बोलेंगे कि एक यूटेंसिल में या किसी एक बकेट में 2 सेपरेट बकेट्स ले लें पेशेंट, है ना, और उसको फिल करने, एक में गर्म पानी डाल लें, ठीक है, हॉट वाटर, और एक में ठंडा पानी डाल लें, कोल्ड वाटर, और साइमल्टेनियसली इसमें पहले इमर्ज किया, फिर इसमें डुबोया, फिर इसमें डुबोया, फिर इसमें डुबोया. तो दिस इज कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी. अब ये तो बेसिक प्रिंसिपल है. ठीक है, कि क्या होता है प्रिंसिपल या मैकेनिज्म, क्या कहता है इसका, किस पे बेस्ड है, फिनोमेना के वैसोडाइलेटेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, वेजो डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन जब आप साइमल्टेनियसली कराते हो ऑल्टरनेटिंगली, ठीक है, 1 by 1, तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने वेसो डायलिटेशन कराया, ठीक है, हमने क्या किया, पहले हॉट वाटर में डाला. हॉट वाटर में डालने से क्या हुआ कि डायलेट हुआ, ब्लड फ्लो हुआ, पंपिंग हुई, है ना. फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मतलब मान लीजिए कि ये मेरी आर्टरी या वेन है, तो क्या हुआ कि ब्लड फ्लो हुआ, ये एक्सपैंड हुआ, यहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, डायलेट हो गई. अब हमने क्या किया, इसको कोल्ड वाटर में डाल दिया. कोल्ड वाटर में डाला तो ये कंस्ट्रिक्ट हो गई. ठीक है, फिर से हॉट वाटर में डाला, डायलेट हो गई, फिर से कोल्ड वाटर में डाला, कंस्ट्रिक्ट हो गई. तो ये इस तरीके का पंपिंग एक्शन जनरेट करता है कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, एडीमा रहता है, स्वेलिंग रहती है, या लिम्फेटिक डिपोजिशन रहता है, वो सब का सब वापस से ड्रेन होने लगता है पंपिंग एक्शन की वजह से. ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे जो आपके ब्रेन से ओपियोइड्स हैं उनका फ्लो, इनफ्लो ज़्यादा होता है और मेटाबोलाइट्स का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अब और दूसरी चीज़ कि पंपिंग एक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी. किसी भी जगह पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा जा रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, उसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जा रहा है. अब इस वजह से क्या होगा कि आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई भी रिच हो जाएगी, ठीक है, ब्लड सप्लाई भी रिच हो जाएगी, और हीलिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है. तो इसीलिए हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी देते हैं. अब हॉट एंड कोल्ड वाटर में हॉट कितना और कोल्ड कितना, ठीक है, ये जान लेते हैं. हॉट वाटर आपका कितना रहेगा, ये उसकी रेंज है 38 to 44 डिग्री तक का टेम्परेचर हम रखते हैं. अब 38 डिग्री क्यों बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है अंदर से. तो हम उसको 38 to 44 डिग्री, 45 मैक्स टू मैक्स, या 38 to 40 ही लगता है ज़्यादातर, तो उतना हम हॉट वाटर अप्लाई करते हैं. ठीक है, कोल्ड वाटर में क्या करते हैं हम लोग, 10 to 18 डिग्री सेल्सियस. 10 से नीचे भी हमको नहीं जाना है कि बिल्कुल फ्रॉस्ट बाइट ही ना हो जाए पेशेंट को. ठीक है, तो इतना टेम्परेचर नॉर्मल की रेंजेस में हम रखते हैं.
और ऑल्टरनेटिवली अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, आप पहले हॉट वाटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, हॉट वाटर बकेट लिया, या अगर आपके पास एपरेटस है तो हॉट वाटर वाली साइड पे डाला 3 to 4 मिनट्स के लिए, ठीक। टाइमर लगा रहता है, 3 to 4 मिनट्स आपने लगाया, फिर उसके बाद आपने निकाल करके कोल्ड वाटर के बकेट में डाल दिया। कोल्ड वाटर में आपने 1 मिनट के लिए इमर्स किया, फिर उसके बाद आप फिर से हॉट वाटर में डालेंगे एंड देन फिर से कोल्ड वाटर में डालेंगे। अब इसको कितनी बार रिपीट करना है, 5 to 6 टाइम्स आपको एटलीस्ट रिपीट करना है। तो इसके वजह से आपका टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको ये साइकिल रिपीट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हॉट वाटर का टेम्परेचर जो रहेगा वो 38 to 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसमें कि आपको कितना 3 to 4 मिनट्स के लिए डिप करके रखना है। देन कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आपका रहेगा 10 to 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और उसमें आपको 1 मिनट के लिए डिप करके रखना है, ठीक है। तो हॉट वाटर में डिप किया 4 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए कोल्ड वाटर में डिप किया, फिर हॉट वाटर में डिप किया, फिर कोल्ड में डिप किया। 5 से 6 बार ऐसा करेंगे तो लगभग आपके 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, इतना आपका ड्यूरेशन रहेगा। अब ये सब करते करते ध्यान किस चीज़ का रखना है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको इमर्ज करने से पहले, पेशेंट को डिप करवाने से पहले खुद से पानी चेक कर ले कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्या पेशेंट उसको टॉलरेट कर पाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का, वेदर का भी बहुत रोल रहता है इसमें, ठीक है। एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए पहले, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस टाइम पर आपने क्या किया कि 42 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और वो टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा उस वेदर में, तो पहले खुद से डाल करके चेक करिए। जनरली चेक करने के लिए पाम का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि पाम में ऑलरेडी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो हम किसका, एल्बो का यूज़ करते हैं पानी को चेक करने के लिए, ठीक है। आप सबने अपने घर में भी जब गर्म पानी से नहाते होगे सर्दियों में, तो चेक करने के लिए ट्राई किया होगा कि एल्बो से चेक करते हैं, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो एल्बो डिप करके या टच करवा करके पहले पानी का टेम्परेचर चेक करिए, उसके बाद ही पेशेंट को इमर्स करने के लिए बोलते हैं। अवॉइड मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो हैं वो हमको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में कि नहीं, बिल्कुल रेंज के एंड पे हम 45 डिग्री पे ही डाल दें, गर्म तो बिल्कुल गर्म, ठंडा तो बिल्कुल ठंडा। एक नॉर्मल रेंज में लेकर के चलिए, गर्म ठंडा एक रेंज के बिटवीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना हो कि बिल्कुल ही आपने 10 डिग्री और 45 डिग्री ही ले लिया है एंड पे, एंड रेंजेस पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करना है। साथ ही साथ कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है ना। उसकी स्किन टाइप क्या है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, या ड्राई है, या वेट है, मॉइस्चराइज्ड है कि नहीं है, स्किन का कलर क्या है, बहुत ज़्यादा पेल तो नहीं है, बहुत रेडनेस, एरिथमा तो नहीं आ रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल है उसके लिए कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे। अब आ जाते हैं हम इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे। अब इंडिकेशंस क्या है कि कब कब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्रॉनिक आर्थराइटिस, किसी को बहुत सालों से या बहुत टाइम से आर्थराइटिस है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन हो जाता है, बहुत स्वेलिंग रहती है, तो उस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग के मतलब कुछ ट्रॉमा हुआ उसके बाद अब स्वेलिंग है, या इंजरी हुई, वूंड हुआ उसके बाद स्वेलिंग है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी, क्योंकि अब इंजरी हुई है तो इंजरी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े रहते हैं, उसको कम करने के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मसल स्पाज्म है, स्टिफनेस है, स्टिफनेस को कम करने के लिए भी ब्लड का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पंपिंग एक्शन जब जनरेट होता है तो स्टिफनेस भी कम होती है और मसल स्पाज्म भी कम होता है, राइट। पेरिफेरल सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, मतलब कि कहीं पर भी पेरिफेरीज में अगर सर्कुलेशन की कमी है, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पंपिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है या प्रमोट होता है। रेजिडुअल लिम्ब एडिमा, इसका मतलब क्या है कि जब आपका लिम्ब है, ठीक है, लिम्ब था, लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ, अब एम्पुटेशन के बाद जो ये बचा हुआ लिम्ब है, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए भी हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कि कब कब यूज़ नहीं करेंगे। अगर ओपन वूंड है, ऑब्वियस सी बात है, एक्वेटिक थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ओपन वूंड हाइड्रोथेरेपी के जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे वो सब इसमें अप्लाई होंगे। ओपन वूंड में नहीं कराएंगे, स्किन इन्फेक्शन में नहीं कराएंगे, सेंसेशन अगर कम है नहीं कराएंगे, न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो नहीं कराएंगे, ठीक है।
इन्फ्लामेशन, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ गई, ठीक है, कि हमने बोला कि अगर स्वेलिंग है तो कराना है, लेकिन अगर अक्यूट इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन में क्या डिफरेंस होता है गाइस? स्वेलिंग में टेम्परेचर राइज आपको नहीं देखने मिलता है, इन्फ्लामेशन में इन्फ्लेम्ड, ठीक है, टेम्परेचर राइज देखने मिलेगा, और वो भी अक्यूट, अभी अभी इंजरी हुई, आपको वहाँ स्वेलिंग दिख रही प्लस टेम्परेचर राइज दिख रहा है टच करने पर, तो वो इन्फ्लामेशन है और उसमें हम नहीं कराएंगे, ठीक है। स्वेलिंग होगी तो कराएंगे, वो भी क्रॉनिक, नॉट अक्यूट, ओके। कार्डियक कंडीशंस में हम नहीं कराते हैं, क्यों? क्योंकि पंपिंग एक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट पे लोड ज़्यादा हो जाता है, हार्ट पे लोड ज़्यादा होगा तो हो सकता है हार्ट फेलियर भी हो जाए बहुत सीवियर केस में अगर, ठीक है। जनरली नहीं होता बट फिर भी हम अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ आ गई, हमने यहाँ बोला कि पेरीफेरल सर्कुलेटरी डिसऑर्डर में हम दे सकते हैं, बट यहीं पे हमने बोला कि पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज में हम नहीं दे सकते। वैस्कुलर डिजीज कौन से वाले? कि अगर मान लीजिए जैसे कि डीवीटी है, थ्रोम्बस है, एम्बोलस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, तो उस केस में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये आपकी मान लीजिए ब्लड वेसल है, ठीक है, अब यहाँ थ्रोम्बस है, फंसा हुआ है, राइट। अब आपने क्या किया, पंपिंग एक्शन जनरेट करवा दिया, पंपिंग एक्शन की वजह से ये जो थ्रोम्बस था ये निकल के एम्बोलाई की फॉर्म में या तो आपके लंग्स में चला गया, ठीक है, या तो आपके ब्रेन में चला गया। अब इधर किसी भी जगह पे जाकर के ये फंसता है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रोक आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेथ होगी, ठीक है। तो इस केस में हमको बिल्कुल नहीं कराना है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेज क्या है? बहुत ही इजी तरीका है। क्या किया, 2 भगोने लिए, बाल्टी ली, उसमें गर्म पानी डाला, ठंडा पानी डाला, क्या करना है, बस डिप करना है ना। तो बहुत ईजी है, इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा नहीं है आपका, पानी ही तो है, गर्म करना है, ठंडा करना है। फ्रिज सबके घर में होता है, गैस सबके घर में होती है। अब घर पे कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पूरा एक्सपेंसिव टब ही हो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, है ना। घर पे गर्म ठंडा करके आप इजीली कर सकते हो उसको। स्वेलिंग या पेन को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो एक इफेक्टिव जरिया या थेरेपी आपके पास घर पे है अवेलेबल, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन में क्या आ गया कि आपको कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है ना, क्योंकि गर्म किया था, अब थोड़ी देर में ठंडा हो गया, ठंडा किया था, थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया, तो वो टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। क्योंकि आपने जितना टेम्परेचर लेके चले थे वो थोड़ी देर में उतना ही नहीं रहेगा। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो मशीन है तो वो उसको कांस्टेंट रखेगी, बट घर पे कर रहे हैं तो वो पूरा कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अगर पेशेंट की थर्मल टॉलरेंस ही कम है तो फिर क्या करोगे, फिर नहीं करा सकते हो। इसमें एक लिमिटेशन नहीं लिखी हुई है, एक और इसकी लिमिटेशन है कि आप दिस इज ओनली फॉर पेरीफेरल बॉडी पार्ट्स, है ना। मतलब कि आपका फिंगर, एल्बो या इस एरिया तक या फुट वाले एरिया तक आप पेरीफेरी के बॉडी पार्ट्स या लिम्ब्स को ही कवर कर सकते हो। आप इसमें थोरैक्स को, नेक को, ठीक है, लंबर एरिया को, बटक्स एरिया को या इस तरह के आपकी मेन बॉडी पार्ट्स को कवर नहीं कर सकते हो, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि दिस इज ओनली फॉर पेरीफेरल बॉडी पार्ट। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि गलत पढ़ा दिया गया है, कुछ चीज़ के बारे में और जानना है, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डालिए और पूछिए। थैंक यू।